हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एलईडी टीवी ऑल मदरबोर्ड ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि कौन से वोल्ट कहाँ दिए जाते हैं और उसमें क्रिस्टल का काम क्या होता है, रीसेट का काम क्या होता है, हमारी बायोस आईसी होती है उसका काम क्या होता है, और हमारी रैम सप्लाई का काम क्या होता है, और इनसे हमें आउटपुट में कौन कौन से सिग्नल आउट होते हैं। और उसको मैंने दो पार्ट में लगा दिया है कि हमारा स्टैंड बाय होता है तब इसमें क्या फॉल्ट आता है, और स्टैंड बाय रिलीज वाला जो है हमारा, यानी कि रेड इंडिकेटर जब होता है तो क्या होगा, और ग्रीन इंडिकेटर होगा तो क्या होगा, यानी कि रिलीज के बाद अगर हमारा इस यहाँ पर फॉल्ट होगा तो क्या होगा। तो हम आज समझेंगे इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए कि वो कैसे वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने दिखाया है कि हम इनपुट में 12 वोल्ट देते हैं, वो एसएमपीएस से भी देते हैं, और किसी किसी कंपनी में आप देखेंगे किसी कंपनी में 14 वोल्ट का एडेप्टर लगा हुआ होता है या 19 वोल्ट का लगा हुआ होता है। यानी कि 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है। अलग अलग टीवी में अलग अलग वोल्टेज दिए जाते हैं। उसी से हम जानेंगे कि किसी टीवी में 12 में से 5 बनाया होगा, या तो बक कन्वर्टर से बनाया होगा या रेगुलेटर सर्किट से बनाया होगा, और उसी से हमें उसी 5 वोल्ट से 3.3 बनाया जाता है, और वही 3.3 से 1.2 बनाया जाता है जो हमारा कोर सप्लाई होता है। और ये 3.3 जो है हमारा इस प्रोसेसर जो होती है हमारी, उसका वीसीसी बनाया जाता है, और वही 3 वोल्ट जो है रीसेट विभाग को दिया जाता है, और वही 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट हमारी बायोस आईसी कह लो उसे दिया जाता है। अब किसी टीवी में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट आया है, तो 12 वोल्ट से बक कन्वर्टर 3.3 का भी हो सकता है या रेगुलेटर भी हो सकता है, और उसी 12 से हमें यहाँ 1.2 भी बना सकते हैं। किसी कंपनी में आप देखिए कि यही 5 वोल्ट से पहले बनाया था, अब 12 से डायरेक्ट बना हुआ हो सकता है किसी कंपनी में। तो इस तरह से इसको यहाँ 3.3 वीसीसी देना है, और यहाँ पर हमें कोर सप्लाई देनी है, और वही 3.3 रीसेट विभाग में भी जाएगा और बायोस आईसी में भी जाएगा। तो क्रिस्टल का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें यहाँ पर क्रिस्टल का काम क्या होगा। क्रिस्टल का काम ये है कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, यानी कि 24 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट होती है। जिस नंबर का क्रिस्टल होगा उतने किलो हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वो खुद जनरेट करता है और प्रोसेसर को देता है। और यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर एक रीसेट सेक्शन लगाया जाता है, जहाँ पर कोई भी हमारा डेटा होगा और उसी डेटा को वो कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बताऊं कि किसी भी टीवी में आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर और
आप मान लीजिए कि एडजेस, वो सारे नाम है, इसको आप जीरो कर दीजिए, यानी कि वो इसको घुमाकर या रिमोट से आप जीरो जीरो कर दीजिए, तो हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाई देगा नहीं, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। और उसी अंधेरा हो जाने की वजह से अब हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि आगे दिखाई दे रहा है या नहीं। अब वही नहीं दिखाई देने का कारण हम ढूंढेंगे तो यही आएगा कि या तो हमारा डिस्प्ले ख़राब है या तो हमारा बैकलाइट ख़राब है। तो या तो हमारा बायोस जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले हम जब स्क्रीन पर इस उंगली से टच करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें बैकलाइट तो हो रही है, फिर भी हमारा जो आगे वाला ब्लू स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। मगर हमने सब ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को, या अब समझ लीजिए कि बैकलाइट को जीरो जीरो पर रख दिया है रिमोट से, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें रीसेट को ऑन करवा के, यानी कि उस स्क्रीन के सामने आप बैटरी से प्रकाश दोगे और रिमोट से अब हम उस पर देखेंगे और रीसेट फंक्शन पर आएंगे और रीसेट को आप ओके, यानी कि रीसेट को आप ऑन करोगे तो रीसेट का काम क्या होगा कि वो सारे फंक्शन जो हमने जीरो जीरो करके रखे थे वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि 50% में आ जाएंगे। 0 से 100 तक जाता है मगर वो आधा आ जाएगा, 50% आ जाएगा, जिससे हमारी लाइट नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि डेटा को नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम, कंट्रोल करने का काम, या कोई प्रोग्राम हैंग हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम ये रीसेट करता है। अब बात कर लेते हैं हम इस बायोस आईसी की। तो बायोस आईसी को नंबर चाहे कुछ भी हो, इस बायोस आईसी को यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिसे हम अलग अलग नामों से पहचानते हैं। किसी किसी में आप मेमोरी आईसी भी कहेंगे, कोई कोई उसे प्रोग्रामिंग आईसी भी कहेगा, कोई कोई उसे फ्लैश आईसी भी कहेगा, कोई कोई उसे बायोस आईसी भी कहेगा, कोई कोई उसे डेटा आईसी भी कहेगा, कोई कोई उसे रेजुलेशन आईसी कहेगा, कोई कोई उसे फार्मवेयर आईसी कहेगा, कोई कोई उसे सॉफ्टवेयर आईसी कहेगा, और कोई कोई इसे ईप्रोम आईसी भी कहेगा, और कोई कोई उसे रेजुलेशन आईसी भी कहेगा। इन सारे नामों से अलग अलग जगहों में इसकी पहचान होती है। सबको मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी डाटा आईसी है, प्रोग्रामिंग आईसी है, मेमोरी आईसी है। तो अब इसका काम क्या होता है, वो वर्क कैसे करती है। तो हम सबसे पहले आएंगे कि ये हमारी इस आईसी की फर्स्ट नंबर की पिन जो होती है वो रीसेट पिन होती है। जो यहाँ प्रोग्रामिंग किया होता है उसी को ये रीसेट उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम करता है। यानी कि वो कुछ भूल जाए या हैंग हो जाए तो उसे फिर से वो याद दिलाकर उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम ये रीसेट विभाग करता है। और यहाँ पर जो इसका कम्युनिकेशन होता है रीसेट से, वो फर्स्ट नंबर से होता है। जो यहाँ पर वोल्टेज नापने से हमें वेरी वोल्टेज मिलेगा तो हम समझेंगे
कि ये हमारा कम्युनिकेशन कर रहा है। अब हमारा 2 नंबर का पिन जो होता है वो सीरियल डेटा यानी कि एसडीओ का पिन होता है, यानी कि सीरियल डेटा आउटपुट, यानी कि जो यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग किया है वही डेटा यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगा। तीसरी पिन जो हमारी होती है ये वाली, वो WP कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि रीड एंड राइट। जब हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं और हमारा इस प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तब जाके एक राइट प्रोटेक्शन के रूप में ये पिन दी गई होती है, जहाँ से एक 100 ओम्स का रजिस्टर लेके यहाँ से 8 नंबर की पिन VCC से एक 100 ओम्स का रजिस्टर लेके हमें 3 नंबर पर देना होता है, तब जाके यहाँ पर रीड एंड राइट होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर की पिन हमारी GND ग्राउंड होती है, जो उसको माइनस सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब 5 नंबर की पिन होती है जो हमारी SDI भी कहेंगे हम उसको, और SDA भी कहीं कहीं पर बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो SDI का मतलब होता है सीरियल डेटा इनपुट, यानी कि जो भी हम रेजुलेशन या जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी डेटा इसमें इनपुट करवाते हैं वो इसी पिन से करवाते हैं। अब बारी आती है हमारी पिन नंबर 6 की, जो SCL पिन है, जो क्लॉक सिग्नल कहलाती है, यानी कि सिग्नल क्लॉक इसका माना होता है। ये हमारी ऐसी क्या काम करती है, जब हम किसी भी की प्रेस, यानी कि हमारे LED टीवी में 5 या 6 या 7 की आती है, जो मेनू की होती है, वॉल्यूम की होती है, चैनल की होती है, या फिर हमारी मान लीजिए कि इनपुट की होती है। ये सारी की जो हम उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कम बेसी होता है, जिसे हमें मालूम हो जाता है कि हमारी प्रेस जो हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं वो यहाँ पर इसे सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। अगर हम IR यानी कि हमारे रिमोट से भी आप कुछ फंक्शन को, रिमोट की को दबाए, तब भी यहाँ पर कुछ महसूस होगा, और यहाँ हमें वोल्टेज कुछ कम बेसी होगा, जिसे हमें मालूम हो जाएगा कि 6 नंबर की पिन में हमारा ये रिमोट या की दबाने से यहाँ कम बेसी हो रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा मैसेज पहुँच रहा है। क्लॉक पल्स का काम क्या होता है कि हमारी डेटा को, क्लॉक पल्स का काम ही यही होता है कि हमारी रिमोट या की बटन से जब हम की को दबाते हैं तो इसकी 6 नंबर की पिन पर वोल्टेज वेरी होते हैं। अब देख लेते हैं हमारी 7 नंबर की पिन, जो हमारी होल्ड पिन या रेफरेंस पिन कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो ये एक तरह की रीसेट की तरह काम करती है, ये एक रीसेट की पिन की तरह काम करती है। जो हमारा प्रोग्राम जो हमारे टीवी में होता है वो हैंग होता है, या प्रोग्रामिंग को किसी बार भूल जाता है, तो इस पिन पर अगर हमें 3.3 वोल्ट नहीं मिलेंगे या तो फिर अंदर से वो IC ख़राब होगी, तो हमें यहाँ हमारा प्रोग्राम हैंग करता हुआ मिलेगा, यानी कि कोई प्रोग्राम भूल जाता है। तो इस 7 नंबर की पिन की वजह से जो हमें होल्ड पिन कहा जाता है, यानी कि वो प्रोग्रामिंग को कोई बार भूल जाता है। और हम देख लेते हैं 8 नंबर की पिन, जो हमें 3.3 वोल्ट VCC के तौर पर दिया गया है, जो इसकी VCC सप्लाई है,
और अब देखते हैं हम कि हमारी बायोस आईसी क्या वर्क करती है और उसमें क्या क्या रीड होता है। वो बात अब हम करेंगे कि हमारी डेटा को ओनली फॉर रीड करवाता है, यानी कि मेमोरी जो हमेशा के लिए उसी डेटा को इसमें पड़ा रहता है, यानी कि वो एक बार यहाँ पर रीड करवा दे तो यही प्रोग्राम जो हमारा होता है वही डेटा होता है जो हमेशा के लिए इसमें इस बायोस आईसी में रहता है। और हम टीवी बंद भी कर दे फिर भी वो हमारा डेटा वहीं की वहाँ हमेशा के लिए रहेगा, वो डिलीट नहीं होता है। यानी कि टीवी बंद करने से ये हमारा जो डेटा होता है वो यहाँ से डिलीट नहीं होता है। और एक बात बता दूं कि इस फंक्शन में अगर कोई सिग्नल आउट होता है तो ये हमारा जो है ये कम्युनिकेशन वाला, और दूसरा हमारा सिग्नल होता है जो हमारा की प्रेस होता है, यानी कि कीपैड होता है, और एक होता है आईआर यानी कि रिमोट का। ये दोनों सिग्नल यहाँ से आउटपुट में हमें मिलते हैं। अब ये जानेंगे कि इससे क्या फॉल्ट हो सकता है। मान लीजिए कि हमारा 3.3 वोल्ट नहीं मिलता है यहाँ पर और हमारा 1.2, इन दोनों में से कोई भी हमारा यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारा रेड इंडिकेटर, यानी कि ये वाला जो रेड इंडिकेटर है वो यहाँ पर ग्लो नहीं होगा, यानी कि हमें टीवी का सेट है वो हमारा डेड पोजीशन में रहेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट नापने से हमें मिलेगा, यहाँ 5 वोल्ट नापने से भी हमें मिलेगा, मगर यहाँ पर 3.3 नहीं बनेंगे तो हमारा ये सेट रेड इंडिकेटर नहीं दिखेगा, नहीं आएगा। सबसे पहला फॉल्ट नो इंडिकेटर, नो रेड एलईडी यहाँ पर नहीं जलेगी जब हमारा ये दोनों काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये कह दे कि हमारा बायोस आईसी का जो प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, डेटा डाला होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर किया होता है, वो अगर हमारा करप्ट हो जाए फिर भी हमारी नो रेड एलईडी यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ नहीं दिखाएगा। और कहीं कहीं में हमें क्रिस्टल और रीसेट में अगर कुछ फॉल्ट आ जाए तब भी हमारा नो रेड इंडिकेटर होगा, यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर फिर भी हमारा नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेक्शन में जो भी कुछ आता है वहाँ पर अगर हम ये भी बता दें कि हमारी आईआर विभाग में अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा फिर भी हमारा रेड इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि रेड इंडिकेटर इस आईआर सेक्शन में होता है और यहाँ से उसे सिग्नल नहीं मिलेगा तो भी हमारा रेड इंडिकेटर नहीं जलेगा। अगर खुद एलईडी रेड एलईडी खराब होगी फिर भी हमारा रेड इंडिकेटर नहीं दिखाएगा। तो इस सेक्शन में फॉल्ट आने से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का एरिया जो खराब होगा, तो ज़्यादातर देखा गया है कि हमारा नो रेड इंडिकेटर यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि रेड इंडिकेटर यहाँ ग्लो नहीं होगा, यानी कि डेड पोजीशन में हमें दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस सेक्शन की। अब तक हमने समझाया इस सेक्शन को, अब बात करेंगे हम इस सेक्शन से। कभी कभार देखा गया है कि 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बनाए जाते हैं और उसे इनेबल जो यहाँ पर हमने सारे वोल्टेज सारे
सॉफ्टवेयर सारा प्रोग्राम डाल दिया, जिससे हमें यहाँ पर इनेबल वोल्ट आउट होगा और वही इनेबल वोल्ट इसी सेक्शन में जाएगा जो हमारा बक सेक्शन होगा या रेगुलेशन सेक्शन होगा, और उसे हमें 5 वोल्ट इनपुट देना है। तो हमें यहाँ 3 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, जो हम इस आईसी की पिन में, इस आईसी की इस पिन में, इस सेक्शन में वापस से इनेबल वोल्टेज देते हैं। किसी किसी बोर्ड में इनेबल दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर इनेबल वोल्टेज मिले और वही इनेबल वोल्टेज यहाँ पर रैम मेमोरी सप्लाई को भी दिया जाता है। रैम मेमोरी सप्लाई में 3 तरह की सप्लाई आती है, इसमें से कोई एक यूज में ली जाती है। यानी कि किसी बोर्ड में DDR1 होगा, किसी बोर्ड में DDR2 होगा और किसी बोर्ड में DDR3 हो सकता है। तो DDR1 का मतलब होता है 2.5 वोल्ट और DDR2 का मतलब होता है 1.8 वोल्ट और DDR3 का मतलब होता है 1.5 वोल्ट। यानी कि यहाँ से हमें जो रैम की हमारा यहाँ से जो 3.3 वोल्ट से हम रैम सप्लाई बनाते हैं, वो किसी तीनों में से एक ही बनानी होती है। यानी कि ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर बोर्ड में हमें DDR2 मिलता है जो 1.8 वोल्ट होता है, और किसी बोर्ड में 2.5 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। यानी कि DDR1 भी हो सकता है और DDR2 भी हो सकता है। तो अब हमें समझना है रैम का मतलब क्या है, रैम मेमोरी का पूरा नाम क्या है। तो रैम का माना होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमने देखा है कि पहले जो मैंने बायोस आईसी में बोला था कि वो ओनली रीड होता है, वो मान लीजिए कि उसमें हमेशा के लिए ये प्रोग्राम इसी में रहता है। अगर आप टीवी बंद करके चालू करेंगे फिर भी ये प्रोग्राम वहीं का वहीं रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। जबकि उससे उल्टी बात इस रैम मेमोरी में होती है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि ये मेमोरी जो होती है वो इसी हमारी प्रोसेसर आईसी जो होती है उसी में इनबिल्ट होता है। यानी कि उसे हम बोल सकते हैं जो अंदर में इंटरनली आईसी होती है उसको प्राइमरी आईसी कहेंगे, और जो बाहर में मेमोरी है जो हमारी बायोस मेमोरी उसको सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। अब इसको हम इससे भी इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये मेमोरी जो हमारी अस्थाई है, यानी कि रिमोट या की बटन दबाने से जो भी डेटा हम खोलेंगे, यानी कि जो भी डेटा हम खोलेंगे या गेम, इसमें गेम हो या एप्लीकेशन हो या कोई फाइल हो या फोटो हो या वीडियो हो, कुछ भी हो, तो हम जो भी डेटा खोलेंगे वो डेटा सबसे पहले इस रैम में स्टोर होंगे। और वही रैम जो होता है बायोस आईसी के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है। और जब टीवी को बंद करने पर वही स्टोर डेटा इस रैम आईसी से डिलीट हो जाता है। जो प्राइमरी आईसी जो हमारी है उसमें टीवी बंद करने से वही डेटा डिलीट हो जाता है। यानी कि हमें फिर से खोलने के लिए फिर से हमें गेम में जाना पड़ेगा, फिर से हमें एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर से फाइल खोलना पड़ेगा, फिर से फ़ोटो खोलना पड़ेगा, फिर से वीडियो खोलना पड़ेगा। जबकि
हमारी बायोस आईसी होती है, इसमें जो भी प्रोग्राम किया होता है वो टीवी बंद करने से हमें फिर से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों में फ़र्क यही है कि ये टीवी बंद करने से ये स्टोर हुआ प्रोग्राम जो डिलीट हो जाता है और हमारा इस बायोस आईसी में वो डिलीट नहीं होता है। इसीलिए इस रैम मेमोरी को हम अस्थाई मेमोरी कहेंगे। और उससे ज़्यादा इसकी क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता एमबी में भी हो सकती है, जीबी में भी हो सकती है। मान लीजिए कि 2 MB का ये हमारा रैम मेमोरी है, तो उस 2 MB से ज़्यादा एप्लीकेशन हम इसमें नहीं खोल सकते। मान लीजिए कि 2 GB का हमारा मेमोरी है रैम मेमोरी, तो उससे 2 GB से ज़्यादा हम एप्लीकेशन को नहीं खोल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से निकलने वाले सिग्नल की, कि यहाँ से कौन कौन से सिग्नल हमें आउटपुट में मिलते हैं और उसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैनल ऑन का सिग्नल यानी कि पैनल सप्लाई भी मिलेगा, पैनल ऑन सिग्नल भी मिलेगा, और दूसरा हमें सिग्नल मिलेगा BL ऑन यानी कि बैकलाइट ऑन, और तीसरा भी हमें ये सिग्नल मिलेगा जो PS ऑन है, जो पावर सप्लाई ऑन होता है, जिससे वही सिग्नल इसी स्टेज से हमें मिलेगा। हमें एक और सिग्नल मिलेगा जो LVDS ऑन यानी कि हमें डेटा मिलता है 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस क्लॉक 2 माइनस 2 प्लस क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस 3 माइनस 3 प्लस। इसी तरह इस डेटा को भी ये आउटपुट करता है और हमें यहाँ पर मिलता है। फिर हमें 2 सिग्नल और मिलेंगे, SDA और SCL। SDA का माना होता है सिग्नल डेटा और SCL का माना होता है सिग्नल क्लॉक। जो सिग्नल क्लॉक होता है वो डेटा को टाइमिंग कंट्रोल करके देता है। और हमें 2 सिग्नल और मिलेंगे बैकलाइट विभाग से रिलेटेड है, जो डीम यानी कि डिमर और ADJ यानी कि एडजस्टेबल। यानी कि कुल मिलाकर हमें इतने सिग्नल यहाँ से मिलते हैं और यही स्टेज से हमें ये सिग्नल मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आने वाले फॉल्ट, यानी कि हमारा यहाँ पर ये सेक्शन रेडी है तो हमें यहाँ पर रेड इंडिकेटर मिलेगा। अब जैसे ही हम रिमोट से हम पावर बटन को दबाएंगे तो ये हमारा ऑन होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। यानी कि जब हम पावर ऑन की बटन दबाएंगे तो हमारा ये ऑन होना होगा और ये ग्रीन इंडिकेटर हमें दिखाई देगा और उसी वक्त ये रेड इंडिकेटर बंद हो जाना चाहिए। तो इस सेक्शन में, इस विभाग में जो 3.3 वोल्ट मिलते हैं और 1.8 वोल्ट मिलते हैं, उसमें कुछ खराबी आ जाए या न मिले तो हमें यहाँ पर हमारा जो पावर बटन की प्रेस करने से हमारा रेड में से ग्रीन नहीं बनेगा, यानी कि हमारा ऑन नहीं होगा, यानी कि हमारा टीवी रिलीज़ नहीं होगा पावर ऑन बटन दबाने से भी। तो हम मानेंगे कि हमारे या तो 3.3 नहीं मिल रहे या तो 1.8 नहीं मिल रहे, जिसके कारण यहाँ पर हमारा रेड में से ग्रीन नहीं हो रहा है। हमारा रेड का रेड ही रहेगा। अगर इस सेक्शन में फॉल्ट होगा तो हमारा रेड की रेड ही रहेगा। आप पावर बटन दबाओगे तब भी ये ग्रीन में नहीं बदलेगा। यानी कि अब एक समझ लेते हैं कि अगर हमारा रेड इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ के सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारा ग्रीन इंडिकेटर यानी कि रिलीज़ नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फॉल्ट हो सकता है। तो एक और भी बात बता दूँ, अगर हमें क्रिस्टल हो या रीसेट हो
या प्रोग्रामिंग हो, इन तीनों में से कोई भी खराबी, तीनों में से किसी में भी खराबी आएगी तब भी ये कहीं कहीं टीवीओ में रिलीज़ नहीं होगा। तो ज़्यादातर ये फॉल्ट, ये दोनों वोल्ट ना बनने से हमारा रिलीज़ नहीं होता है। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।